तो अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक में सोशल मीडिया पर पोस्ट वॉर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज फिर पोस्ट लंबा चौड़ा लिखकर डाला है। समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। ब्रजेश पाठक ने लिखा कि अखिलेश यादव जी, आप डीएनए के सवाल पर बहुत भड़के हुए हैं। मैंने ये क्या कह दिया कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में खराबी है? आप उसी तरह बाहर हो गए जैसे 10 साल पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो गए थे। आप इस बात को समझिए कि डीएनए में खराबी से हमारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच पर था। डीएनए में खराबी का मतलब ये नहीं कि आपकी पार्टी की राजनीति की बुनियाद है जातिवादी और तुष्टीकरण पर टिकी रही, और आज भी इसी पर टिकी हुई है। लेकिन आप तो इसको पर्सनल लेकर चले गए। शायद ब्रजेश पाठक यही कहना चाह रहे हैं, जिस तरह से वार पलटवार लगातार एक्स पर दोनों तरफ से, यानी अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से हो रहा है, आज फिर से इसी डीएनए को लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, हमने तो पार्टी की सोच पर कहा, पार्टी की लाइन पर कहा कि किस तरह से पार्टी का जो डीएनए है वो खराब है, और इसी को लेकर अब आप जो हैं वो पर्सनल हो गए हैं। तो इस तरह का लब्बो लुबाब इस पूरे पोस्ट में ब्रजेश पाठक का दिखाई दे रहा है, जहां पर वो तंज कसते अखिलेश यादव पर दिखाई दे रहे हैं। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या लिखा वो भी आपको बताते हैं। अखिलेश यादव जी, आप डीएनए के सवाल पर बहुत भड़के हुए हैं। मैंने ये कह क्या दिया कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में खराबी है? आप आपस से उसी तरह से बाहर हो गए जैसे 10 साल पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो गए थे। आप इस बात को समझिए कि डीएनए में खराबी से हमारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच से है। डीएनए में खराबी का मतलब यह है कि आपकी पार्टी की राजनीतिक बुनियाद ही जातिवादी और तुष्टीकरण पर टिकी हुई है, और आज भी टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी ने कभी सबका साथ सबका विकास की बात की ही नहीं। आपकी प्राथमिकता ही हमेशा वोट बैंक की राजनीति कर रही है। नीतियों और आदर्शों से आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहा है। मैं आपकी पार्टी के डीएनए में खराबी के मसले को और खुलकर समझा देता हूं। दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण ही आपकी राजनीति का केंद्रीय हिस्सा रहा है। आप किसी भी राजनीतिक विज्ञानी से बात कर ले तो आपको समझा देगा कि आपकी पार्टी का जन्म ही मुस्लिम तुष्टीकरण के डीएनए के साथ हुआ है, और आपकी पूरी की पूरी राजनीति की दाल रोटी भी यही है। वो चाहे शिक्षा नीति हो, नियुक्तियां हो, या फिर कानून व्यवस्था के सवाल हो। आपकी सरकारों ने बार बार एक ही वर्ग विशेष को खुश करने के लिए बाकी समाज की अनदेखी कर दी। इससे समाज में विभाजन और अविश्वास की खाई और गहरी हुई है। आपने तो बतौर मुख्यमंत्री अपने सिग्नेचर से आतंकियों से जुड़े 14 केस एक साथ वापस ले लिए थे, ताकि आपकी पार्टी के मुस्लिम तुष्टीकरण वाले डीएनए को खाद पानी मिलता रहे। ऐसे में मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं कि डीएनए पर सवाल उठाने से आप इतने तिलमिला क्यों गए हैं, आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है। आपकी पार्टी का डीएनए तो दलितों के भी खिलाफ रहा है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बार बार देखा गया कि दलितों के अधिकारों को कुचला गया, उन्हें राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया, और उसके साथ अन्याय की घटनाओं में वृद्धि हुई। यह सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि गहरी राजनीतिक मानसिकता को दर्शाता है। अखिलेश जी, इसलिए जब हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में खराबी है, तो हमारा सीधा मतलब है कि ये पार्टी सत्ता के लिए समाज को बांटने में यकीन रखती है, जाति धर्म वर्ग को देखकर राजनीति करती है। इसलिए आप कुपित ना होइए, हो सके तो खुद को और अपनी पार्टी की सोच को बदलने की कोशिश कीजिए। एक बात और, आपका और आपकी पार्टी का ट्विटर हैंडल जो भी चलाता है और जो भी आपको बड़े बड़े पैराग्राफ वाले बयान लिखकर भेजता है, वो तो इतना नादान है कि उसने आपके जरिए यह कबूल करवा दिया कि जेपी लोहिया और राज नारायण जैसे महानेताओं के समाजवाद को गंदे पतीत और कलुषित गालियों में तब्दील कर देने वाले ये लोग आपके अपने ही हैं। आपने खुद लिखित रूप में यह कबूल कर लिया है कि आप पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाएंगे। अब भी कोई शक, कोई संदेह बचा है क्या? आपकी पार्टी का डीएनए ही खराब है? अखिलेश जी, अंत में यही कहूंगा कि अगर आप बदल सकते हैं तो खुद को बदलिए, अपनी पार्टी के डीएनए को बदलिए, वरना आज से लेकर 2027 तक और उसके बाद भी आपको अपनी पार्टी का यही डीएनए परेशान करता रहेगा। अभी तो मैं कह रहा हूं, इसके बाद प्रदेश की एक एक गली से
एक एक मोहल्ले से, एक एक गांव, शहर, जिले और यहां तक कि एक एक आम व्यक्ति की जुबान से आपकी पार्टी के लिए इस डीएनए का जिक्र फूटेगा। किस किस को गालियां देते फिरेंगे आप? सो अपना चेहरा साफ कीजिए, आईने से मत झगड़िए। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो देखिए, ब्रजेश पाठक ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है जिसको हमने आपको बताया कि क्या कुछ लिखा हुआ था, और अब देखना होगा कि अखिलेश की तरफ से अब क्या इस पोस्ट को लेकर सामने आती है बातें। संकेत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, ये जो डीएनए वाला मसला ये खत्म ही नहीं हो रहा, एक तरफ से वार, दूसरी तरफ से पलटवार, और आज तो मतलब कह सकते हैं कि ब्रजेश पाठक ने जो डीएनए था उसका पूरा मर्म समझा दिया अखिलेश यादव को। जाहिर सी बात है, 2 दिन पहले ये शुरू हुआ विवाद समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया पे जिस तरीके से जो सीधे तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर लिखा गया, उस अभद्र टिप्पणी की गई, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भड़की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई। उसके बाद अखिलेश यादव का ट्वीट आता है और उन्होंने ट्वीट किया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर और इस बात को स्वीकारा कि ये इस तरह का जो समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसको लेकर अखिलेश यादव ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कल ट्वीट आया और आज फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ट्वीट आया। उसमें उन्होंने डीएनए के पूरे मर्म को समझाया है और सीधे तौर पर ब्रजेश पाठक ने ट्वीट जो किया उसमें कहा कि सपा पर जातिवाद, और उन्होंने सीधे तौर पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। सपा शासन में जो दलितों को कुचला गया, ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया। ब्रजेश पाठक ने यह भी लिखा है कि सपा की जो राजनीतिक सोच है और उसकी कार्यशैली पर भी इस ट्वीट के माध्यम से सवाल उठाए हैं। यानी कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक भारी भरकम एक बड़ा जवाब डीएनए को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को दिया है। और जाहिर सी बात है कि ये पूरा विवाद अब बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से पहले दिन से शुरू हुआ विवाद धरना प्रदर्शन और एफआईआर तक पहुंचा और उसके बाद अखिलेश यादव ने अपना पक्ष सोशल मीडिया के माध्यम से रखा समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उसका जवाब दिया। और आज फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को लेकर ट्वीट किया है और उसमें डीएनए की पूरी बातें जो है वो बताई है कि पूरा मर्म समझाया है डीएनए का। और सीधे तौर पर उन्होंने उनके पूरे जो ट्वीट का आशय है, उन्होंने सपा पर जातिवादी और तुष्टीकरण का इस ट्वीट के माध्यम से आरोप लगाया है और यह भी आरोप लगाया है कि सपा शासन में कैसे दलितों के अधिकारों को कुचला गया। और इस ट्वीट के माध्यम से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ये भी कहना चाहते हैं कि सपा की जो राजनीतिक सोच और कार्यशैली पर वो सवाल उठा रहे हैं सीधे तौर पर अपने। बिल्कुल, तो ब्रजेश पाठक ने तमाम बातों को रखा, डीएनए के सवाल को समझाया कि आप जो सवाल हमने उठाया था उसके जवाब में आपने जो कुछ कहा, अब उस सवाल का समाधान, समस्या का समाधान ब्रजेश पाठक ने कर दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या अब अखिलेश की तरफ से भी किसी तरह का कोई ट्वीट आता है, इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि वार और पलटवार इसी तरह से अखिलेश की तरफ से चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच छिड़ी पोस्ट वॉर से जुड़ी रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं, जिसमें एक दूसरे को कभी नसीहत दी जा रही है तो कभी नसीहत के बहाने तंज कसा जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर रिमार्क को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइट एक्स पर वॉर छिड़ गया है। अखिलेश यादव ने जहां ब्रजेश पाठक को नसीहत दी है, वहीं अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं को समझाने की बात भी कही है। वहीं ब्रजेश पाठक ने अखिलेश के वार पर पलटवार किया है। ब्रजेश पाठक ने पोस्ट किया है कि एसपी मीडिया सेल के साथी आलोचना करने के दौरान जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे पढ़कर लगता ही नहीं कि यह पार्टी राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र की पार्टी रह गई है। जौहर साहब की बात तथाकथित समाजवादी भूल गए कि शिविर लगाया करो, पढ़ा लिखा करो। ब्रजेश पाठक से पहले अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अखिलेश ने लिखा कि ब्रजेश पाठक जी, डीएनए जैसी अशोभनीय टिप्पणी आपको नहीं करनी चाहिए। आप जिस स्तर के बयान देते हैं वो भले आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर उचित लगते हो, लेकिन आपके पद की मर्यादा और शालीनता के पैमाने पर किसी भी तरह उचित नहीं ठहराए जा सकते। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी समाजवादी पार्टी पर पोस्टर वॉर और ट्विटर वॉर को लेकर निशाना साधा। और फिजूल की बातें लोग ट्विटर से पोस्ट करते हैं ट्विटर पर, और हम तो देखते हैं समाजवादी पार्टी का हर हफ्ते एक पोस्टर मैन है उनकी पार्टी में, वो एक पोस्टर रात को बनाते हैं, लगा देते हैं, फिर सवेरे छीछा लेदर होती है, फिर सवेरे
खत्म हो जाता। यही तो काम चल रहा है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर की गई अभद्र टिप्पणी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया था। सपा मीडिया सेल की तरफ से किए गए रिमार्क का विरोध किया और एसपी का पुतला दहन भी किया गया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात संभल जामा मस्जिद की करें तो सर्वे पर हाईकोर्ट आज दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद पर याचिका दायर की गई है। मस्जिद कमेटी ने रिवीजन याचिका दी है। सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। 13 मई को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि हरिहर मंदिर का अस्तित्व तलाशने के लिए जामा मस्जिद के सर्वे का मामला संभल की जिला अदालत में सुनवाई योग्य है या फिर नहीं है, यानी कि क्या इस मामले पर मुकदमा चलेगा या फिर नहीं चलेगा। आज इस बात को लेकर जो सुनवाई होगी उसमें हो सकता है कि फैसला आ जाए। और अब्बास अंसारी की हेट स्पीच मामले पर फैसला आज है। मऊ एमपी एमएलए कोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगा। चुनाव के दौरान अधिकारियों को धमकी देने का मामला सामने आया था, जहां पर साल 2022 में दर्ज किया गया था ये मुकदमा। कोतवाली थाने में आचार संहिता और हेट स्पीच मामले में सदर विधायक अब्बास अंसारी पर आज इसे ही लेकर फैसला आना है। तो विधानसभा 2022 के दौरान अब्बास अंसारी और उसके भाई उमर अंसारी और 3 अन्य लोगों पर हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज किया गया था और अब करीब 1.5-2 साल बाद इस पर फैसला आने वाला है। और लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर सीएम योगी की आज कई अहम बैठक होनी है। सुबह 10:30 बजे सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक होगी। मंत्री जेपीएस राठौर और विभाग के अधिकारी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। वहीं शाम 6 बजे की बात की जाए तो मेरठ की विकास कार्य योजना को लेकर बैठक होने वाली है। तो पिछले कम से कम 1 हफ्ते से मुख्यमंत्री इसी तरह से हर एक विभाग की समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, किस विभाग में कितना काम हुआ, कितना बाकी है, आगे किस तरह से काम होने वाला है, इन सब की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। और आज बताया जा रहा है जो सहकारिता विभाग है उसकी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री 10:30 बजे करने वाले हैं। और लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन किए और इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने जनता दर्शन किए हैं और इस दौरान आप जानते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता है भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं और खास तौर पर महिलाएं इसमें और अधिक संख्या में पहुंचती हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, चाहे वो प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला हो या किसी से विवाद का मामला हो या कोई कोर्ट केस चल रहा हो या फिर थाने में कोई मामला हो। बहुत सारे ऐसे मामले को लेकर अलग अलग लोग यहां पर पहुंचते हैं मुख्यमंत्री के सामने, जिनकी समस्याओं को सुनकर मुख्यमंत्री तुरंत वहीं पर अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि तुरंत इस मामले का निपटारा किया जाए। और आपको एक अहम खबर बता दें, शाम को विदेश मामलों की संसदीय कमेटी की एक बैठक होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर और भारत के एक्शन की जानकारी इस पर देंगे। भारत पाकिस्तान टकराव की जानकारी विदेश सचिव इस पर देने वाले हैं। तो आज ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है। शाम को विदेश मामलों की संसदीय कमेटी की एक बैठक होने वाली है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और भारत के एक्शन की पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी। साथ ही भारत पाकिस्तान टकराव की जानकारी भी विदेश सचिव इस बैठक में देने वाले हैं। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज विदेश मामलों की संसदीय कमेटी को भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सैन्य टकराव की जानकारी देंगे। ये टकराव पहलगाम आतंकी हमले के बाद था, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के 7 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की थी। वो कमेटी के सामने भारत के लिए डिप्लोमेटिक एक्शन की भी जानकारी देंगे। शाम 4 बजे शशि थरूर के नेतृत्व में विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें सभी पार्टियों से 31 सांसद मौजूद रहेंगे और इसी बैठक में विदेश सचिव की ब्रीफिंग भी होने वाली है। क्योंकि देखिए ये 7 डेलीगेशन जो बनाए गए हैं वो 33 देशों में जाने वाले हैं, इसलिए पूरी जानकारी इन डेलीगेट्स को दी जाएगी ताकि ये भारत की तरफ से अपना पक्ष अलग अलग देशों में रख सके।